हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आईटी चैलेंज का 56th डे है, 56वां दिन। और हमने कल के दिन 55 डे पे हमने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और आज हम क्या करने वाले, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 75 डेज में अपना सिलेबस ना सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आप तो जानते हो ना, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने के लिए रिवीजन कितना जरूरी है। एग्जैक्टली तो रिवीजन वाला पार्ट हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया डिटेल में। अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिवीजन वाला पोर्शन, कि हमें किस प्रकार से चीजों को रिवाइज करके आगे बढ़ना है, कैसी तैयारी रखनी है, ताकि अब हमें जो मार्क्स हमारे बूस्टअप हो जाए। ठीक है, तो यहां से अब देखो एग्जाम के बाद ना, अब एग्जाम बहुत करीब है आप लोगों के, तो अब ये जो फेज होता है ना एग्जाम से बहुत कुछ दिन पहले वाला फेज, ठीक है, इस फेज में आपकी पढ़ाई से ज्यादा गाइडेंस आपको हेल्प करती है। आपको एक सही मार्गदर्शन मिलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई जो है ये समय नहीं है पढ़ाई करने का। पढ़ाई कर ली तुमने साल भर, है ना, जितना बटोरना था उतना तुम बटोर चुके हो, झोली में डाल चुके हो, है ना। अब तुम्हें सिर्फ लिमिटेड चीजों पे काम करनी है, लिमिटेड चीजों पे तुम्हें लिमिटेड चीजें कवर करनी है, वही गिनी चुनी चीजें तुम्हें पढ़ाई करनी है, वही चीजों को कंप्लीट करना है। सारे चैप्टर नहीं उठाने अपने को, सारे करके महान बनने का समय चला गया ना, वो तुमने समय खो दिया है। अब क्या करना है, अब तुम्हें लिमिटेड चीजों पे वर्क करना है। जो चीजें जितनी बताई जाए उन चीजों को वैसे रखो, ठीक है। हाँ, अगर आप शुरुआत से ही बहुत बढ़िया से पढ़ते आ रहे हो तो हाँ, अब आप उस केस में ये कर सकते हो कि आप रिवीजन कर सकते हो, है ना। अब ये ट्राई देखो, इसमें ऐसा क्या होता है, मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखा था ना, जैसे जैसे एग्जाम का जो वक्त है ना, जैसे जैसे आपकी एग्जाम करीब आते जाएगी वैसे ही वैसे आपके पढ़ाई से ना आपका ध्यान हटते जाएगा। और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जिन लोग, ये मोस्ट ऑफली उन स्टूडेंट के साथ ज्यादा होगा, है ना, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिनकी तैयारी हो रखी है। उनके मन में ये बात आ जाती है, सर हमने ऑलरेडी 3-4 बार किताब बना ली है ना, हमने ऑलरेडी मार्वल पूरा सॉल्व कर लिया, ऑलरेडी पूरा गाला सॉल्व कर लिया है, हमने पेपर सेट पूरा सॉल्व कर चुके हैं, हम अब क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही सलाह दूंगा यहाँ पे कि अगर आपने ऑलरेडी चीजों को कर रखा है तो अब आपको और ज्यादा कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है उसी को बार बार घिस के उसे पॉलिश करो, मतलब उन चीजों को बार बार रिवाइज करके उस कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, आप भूले ना। तो ऐसा सिचुएशन में आपको बस यही चीज करना चाहिए कि आप अपने जो चीज आपने पढ़ रखी है उसको आप भूलिए ना, उन चीजों को संभाल के उन्हीं चीजों को आप पॉलिश करें बढ़िया से, और उन्हीं चीजों के साथ आप आगे बढ़े। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें ना, पढ़ के भूल जाने का कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आपको भूली हुई चीजें काम नहीं आएगी, और आपको याद रहेगा वही काम आएगा। और याद कब रहेगा, जब आप उसको लंबे समय तक उसे आपने रिवीजन किया हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। तो बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज हमारा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि अभी से हम जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन का मतलब कि एक दिन में एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट के अंदर आपका जो है कोई भी चैप्टर उसे खत्म किया जाएगा। शुरू भी करेंगे खत्म भी करेंगे, ठीक है, एक है ना, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म। ऑलमोस्ट आपको 14 दिन और लगेंगे ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर करने में, है ना। अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी होगा तो देखा जाएगा उसका, बट फिलहाल 14 दिन के अंदर आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा अगेन, फिर से, ठीक है सर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लीजिए, पेन कॉपी फिर से, और अपने डे 1 की चीजों के बाद रिवाइज कर लेना। याद है हमने पहली बार में 4 दिन में चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। आज हम उन्हीं सारी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि उसे हम कम से कम समय में कवर करेंगे। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए रियल नंबर्स एंड डे 56 ऑफ 75 डेज। देखिए रियल नंबर्स में मैं आपको पहली चीजों के बारे में फिर से बता चुका हूं, दोबारा बता देता है अपन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर्स को देखो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अपन थोड़ा फास्ट रखेंगे स्पीड को। एक तो हम पढ़ते हैं आपके इमेजिनरी नंबर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, आगे चल के 11th क्लास में आता है, ये आपका पार्ट नहीं है। और दूसरा आप पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक आपका होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स, और दूसरे आपके आते हैं इसके बीच में इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। अब रैशनल नंबर के भी हम 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, इरेशनल नंबर आगे नहीं होता इस बीच में, ठीक है। रैशनल 2 कैटेगरी आती है, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा इंटीजर्स, और इसके अंदर अगर आपने ऐड कर दिए फ्रैक्शंस तो आपको मिल जाएगा रैशनल नंबर। इंटीजर में भी 3 पार्ट आएंगे, आपने अगर पढ़ा हो तो। एक आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और इसके बाद आपने यहां पढ़ा होता है होल नंबर। अब अगर पढ़ा है तो याद भी होगा कि होल नंबर में से अगर आपने 0 को रिमूव कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से नेचुरल नंबर। क्लियर। अब इसको आप एक बार नीचे से रिकॉल करें। नेचुरल नंबर में 0 मिलाया, होल नंबर बन गया, होल में नेगेटिव मिलाया, इंटीजर बन गया, इंटीजर में फ्रैक्शन को ऐड किया,
रैशनल बन जाएगा, रैशनल में इरेशनल ऐड किया, रियल नंबर बन जाएगा। और 10th के अंदर आपको ये पूरा का पूरा अप टू 10th आप पढ़ चुके रहते हैं। 10 तक आपको इतना पोर्शन कवर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने और भी चीजों के बारे में पढ़ा होगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, चीजों को आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता है ना, यानी उसमें ये भी डेफिनेशन दी जाती है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल जिनके 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद, मतलब वो किसी और के टेबल में ना आते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ठीक है, 17, इस टाइप के नंबर को प्राइम कहते हैं। कंपोजिट क्या होता है, जो नंबर प्राइम नहीं हुआ वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। काम की बातें अगर अपन लिखें तो आपको इसे ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, है ना, ये काम की बात है, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो होता है आपका 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है। ये सब कुछ काम की बातें हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में यहां से सवाल आया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल ये बोर्ड एग्जाम का सवाल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। एलसीएम की जगह एचसीएफ भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। ये सवाल आप लोगों को इंपॉर्टेंट ना हाईलाइट करना, ये आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा इनके अलावा आपने जो है ये चीजें अगर पढ़ रखी है, हाँ, एक ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान रखना। को प्राइम नंबर्स, मैं इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम को हम जो दूसरे शब्दों में रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम या फिर से रिलेटिवली प्राइम। अब ऐसे नंबर्स जो जिनका फैक्टर या फिर कैसे जिनका एचसीएफ कॉमन फैक्टर 1 आता हो, मतलब इन शॉर्ट अगर लोकल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपस में डिवाइड ना होते, 2/3, जैसे मैंने अगर 4/6 लिखा, आप देखो कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, ये कट गया, लेकिन क्या 2 और 3 कटेंगे? नहीं कटेंगे। इसका मतलब कि 2 और 3 को हम कहेंगे को प्राइम, ये नंबर को प्राइम नहीं है और 2 और 3 को प्राइम है, ठीक है। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ कॉमन फैक्टर उनके बीच में 1 आए, उसे कहेंगे अपन को प्राइम नंबर। ध्यान रखना उन चीजों को, ठीक है। को प्राइम आप लोगों को समझ में आ गया। ये बात ध्यान रखना कि हर एक कंसेक्यूटिव नंबर है ना, एवरी कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव यानी कि जस्ट लगातार, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, ये बात क्लियर रखना। ये भी बात ध्यान रखना कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive numbers, product of 2 consecutive numbers is always even। 2 consecutive नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा, ये बात ध्यान रखना। 4 consecutive नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 24 से डिविजिबल होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इसके अलावा अगर और कोई ऐसी बातचीत है, ये ध्यान रखना कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, है ना। 74 को प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं और 1 है ना। 1 के बारे में ये बात ध्यान रखनी है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। चलो, अगर ये बातें तुम्हें इतनी आती हैं तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या देखना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए। 2 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने आना चाहिए। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते थे वो चीजों को अगर अपन रिकॉल करें, ठीक है। एक छोटे से सवाल के साथ अपन शुरू करते हैं, एक छोटे से सवाल के साथ हम चीजों को शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना एचसीएफ 65 एंड 1117 का। चलो, 65 एंड 1117 हमें मान लो कि निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप अगर देखो ध्यान से तो ये नंबर जो है 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से होगा, है ना। 13 आ गया, 13 से करो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस नंबर को आप कैसे करोगे, ये 7 8 9 3 से हो जाएगा, 3 3 से 9 और 2 3 9 जा, फिर 3 से किया 13 और 13 से कर दिया आ गया 1। अब इतना, इसे कहते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइज करने आपको आना चाहिए। जैसे ही आपने फैक्टराइज कर दिया, आपको ऐसे लिखना है कि 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13 एंड 1117 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू 13। ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूं कि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर आता है, हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो चीजों को हम उसमें बहुत ज्यादा वक्त मैं मान के चल रहा हूं, तुम्हें चीजें आती हैं, ठीक है। बस उन चीजों को मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि हाँ तुम्हें क्या क्या आता है, मेरा तो काम है ना तुम्हें याद दिलाना, ठीक है। अब इसके बाद
देखो अगर तुम्हें HCF निकालना है तो तुम्हें याद होगा HCF निकालने के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आप उन नंबर्स को टारगेट करेंगे जो दोनों में आते हैं। तो दोनों में क्या आ रहा है 13, क्या 5 दोनों में आ रहा है, नहीं। क्या 3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। 13 क्या आ रहा है दोनों में, इसलिए इसका HCF आ जाएगा 13। और अगर एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ 65, 1117, तो एलसीएम अगर आप देखो, एलसीएम में सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे मतलब कौन कौन से, 5 भी आ जाएगा और 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 को 3 भी लिख दो, आप 5 भी लिख दो और 13 भी लिख दो। अब ध्यान रहे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो आपको 3 का स्क्वायर कर देना है, 5 का ऊपर कुछ नहीं है, 13 ले लेना है आपको। बस इनको आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। अब ये क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, जो आपके बहुत 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 काम आता है। यानी HCF और LCM, एक दो नंबर के HCF LCM अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर जो आएगा दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक, यहां से एक बात ये समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। इस भाषा में बहुत फर्क है, मैं आपको एक लोकल भाषा में इस बात को समझाता हूं। आप इसे ऐसे लिखें, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। आप ऐसा लिखें, HCF जो है वो हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। ठीक है, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। आप इस बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, HCF है ना, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। मतलब इन शॉर्ट, इसमें एग्जाम में एक सवाल ये आया गया था, है ना, पूछा गया, ठीक है, कि अगर मान लो किसी दो नंबर का HCF जो है वो 18 है, A, B दो नंबर है, उनका HCF कितना आ गया 18, तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी इसका LCM नहीं हो सकता। अगर HCF 18 है तो इसका LCM क्या नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन में तुम्हें 18 का टेबल दिया रहेगा, मान लो यहाँ पे 36 दे रखा है ना, तुम्हें यहाँ पे मान लो 54 दे रखा है, एक ऑप्शन तुम्हें 90 दे रखा है, और एक ऑप्शन जो है मान लो तुम्हें यहाँ पे 100 दे रखा है। तो आप देखो 36 18 का टेबल है, 18 का मल्टीपल है, 54 18 का मल्टीपल है, 90 18 का मल्टीपल है, बट 100 18 का मल्टीपल नहीं है। इट मींस कि 100 कभी भी इसका LCM नहीं हो सकता। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया मेरी बात है। चलो, अब इसके बाद में अगर आपको HCF और LCM निकालने आता है तो इसके बाद लास्ट थिंग जो रह जाती है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अगर आपको लास्ट थिंग जो रह जाती है वो होता है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को आप कैसे प्रूव करेंगे, तो इरेशनल नंबर्स को देखो प्रूव करने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, है ना, आपको ध्यान रखना √2 इज इरेशनल। अब √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना, है ना, इस मेथड को हम कहते हैं, ये जो हमारा मेथड है इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम उसे कहते हैं जिसके अंदर आपको जो चीज प्रूफ करनी है आप उसका उल्टा सोचो, अपोजिट। जैसे आपको सही साबित करना है तो आप गलत मान के चलो, और फिर बाद में आप उस राह पे आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप मालूम रहेगा कि ये राह गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब जो हमने माना था वो भी गलत है, जो हमने गलत माना था गलत है, मतलब ये सही है। इस तरह से जैसे मान लो अगर मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं मान के चलूंगा कि रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसकी प्रॉपर्टी रैशनल जैसी होनी चाहिए, बट इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा गिरी की तरफ, है ना, और फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा नहीं, हमने जो माना था वो गलत था, मतलब हमने क्या माना था, हमने माना था रैशनल, तो ये रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो इरेशनल हो जाएगा। अरे भैया सही नहीं है तो कम से कम गलत तो होगा, दो ही चांस है, या तो सही है तो गलत, तो इसमें भी दो ही होता है, या तो रैशनल है तो इरेशनल। अब रैशनल नहीं है कोई नंबर तो क्या हो सकता है, वो इरेशनल ही हो सकता है ना, ऐसे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया √2 एक रैशनल नंबर है, मतलब ये हुआ कि √2 जो है उसको, अगर ये रैशनल है तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि HCF P और Q का HCF जो है 1 है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि P एंड Q आर कोप्राइम्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √2 टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू P, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी सर, यहां से आपको मिलेगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS, आप पूरा लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां से क्या होगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर।
अब यहां से देखो तुम्हें क्लियरली ये बात समझ में आनी चाहिए कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। कैसे करेगा बताया था ना, अगर मान लो यहाँ पे 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13 लिखा है, इसका मतलब कि 5 से डिवाइड होता है और ये 13 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लिखा है, इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर से डिवाइड होगा प्लस 2 से भी डिवाइड होगा। यहाँ लिख सकते हैं अपन क्लियरली 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। मतलब 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। इट मींस देयरफॉर, है ना। अब यहां से आप लिख सकते हैं नाउ लेट p इज इक्वल टू 2m। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया p जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 2 का टेबल होगा 2 इंटू समथिंग, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने p को 2m कर दिया। अब ये p की वैल्यू तुम यहां रख दो इसमें। यहां पे क्या था इस वाले इक्वेशन में ना, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब p की जगह मैं रख दूंगा 2m और p का स्क्वायर था इसलिए मैं 2m का भी स्क्वायर कर दूंगा। देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 से कट के यहाँ पे 2 आ गया, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अगेन सेम बात इसके तरह, यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, तो आप लिख सकते हैं हियर q स्क्वायर, या फिर ऐसा कह दो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब इसका मतलब समझे, अगर इसको देखो p है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बट ये बात तो गलत है ना, क्योंकि आपने माना था कि p और q का HCF 1 है। जब HCF 1 है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये 1 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। कैसे? तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने माना था वो गलत मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, ठीक है, बट दिस contradicts the fact that HCF of p, q है ना, p, q है ना, HCF of p, q is equal to 1। ये इस बात को गलत साबित कर रहा है ना। This contradiction has arisen due to our wrong assumption, ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे गलत मान्यता की वजह से हुई है, मतलब हमने गलत माना था वो, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। हमने गलत क्या माना था? हमने गलत यही माना था कि √2 रैशनल है, और √2 अगर रैशनल नहीं है तो देयरफॉर √2 इज इरैशनल। ये बात आपको इतनी लिखनी पड़ेगी। जैसे ही आप इतना लिखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मान लो √2 की जगह यहाँ पे अगर तुम्हें √3 दी जाए तो आपको प्रूव दैट √3 इज इरैशनल, तो जहां जहां पे 2 है वहां पे आपको 3 लिखते जाना है ना। आप उस अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हो। 5 है तो आपको 5 रख के आगे बढ़ना है। इस टाइप के आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया मेरी बात है? तो इन शॉर्ट मैंने पूरी कोशिश करी कि जो भी इंपॉर्टेंट इसके मेन पॉइंट है, जो भी आपके काम की चीजें हैं वो आपको इसमें हम कवर करें, ठीक है। और 20 मिनट्स के लेक्चर के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम रिवाइज करवा दें, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर जो यहीं पे हम खत्म करेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। कुछ चीजें अगर रह जाती है, डाउट वगैरह कुछ रहता है तो आप उसे कमेंट थ्रू मुझे बताएं, जो भी हेल्प वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दें, कमेंट्स का सॉल्यूशन भी दें, और कोई प्रॉब्लम डाउट वगैरह तो उसका भी हम कोई रिप्लाई कर सके। क्लियर है सर? तो आज इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट, अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे ना। चलो बाय।